चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पर मैंने इसका सर्किट डायग्राम भी ड्रा किया हुआ है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ओपेम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके दो टर्मिनल होते हैं। इसके पास टू इनपुट पिन होते हैं, जिसमें इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इसको बोला जाता है इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल, निगेटिव वाले टर्मिनल को। ठीक है, ये सप्लाई है, ये पावर सप्लाई दी जाती है, ये पॉजिटिव पावर सप्लाई है, ये निगेटिव पावर सप्लाई है। और इसके पास सिंगल आउटपुट पिन होता है। ठीक है, अब मैं पढ़ने क्या वाला हूँ, इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, व्हाट कैन डू, ये क्या कर सकता है, ओपेम एप्लीकेशन, ओपेम के एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। अब व्हाट कैन डू जैसे सिग्नल के एम्पलीफिकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं अगर किसी भी सिग्नल में, किसी इनपुट सिग्नल में नॉइज है उसको आपको हटाना है, एलिमिनेशन करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एप्लीकेशन की बात की जाए तो एम्पलीफिकेशन में, फिल्टरिंग में, एडर में, एडिशन में, सबट्रैक्टर में, इंटीग्रेटर में, डिफरेंशिएटर में, मतलब ढेर सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ डायग्राम मैंने ड्रा कर दिया है। और ये पहला जो इसके अंतर्गत, पहले के अंतर्गत जो हेडिंग है, इनेबल सब्सटेंशियल एम्पलीफिकेशन ऑफ इनपुट सिग्नल, मतलब छोटे मोटे इनपुट सिग्नल को एम्पलीफिकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं आइए देखते हैं। ये है हमारे चिंटू, चिंटू दास। और चिंटू हैं तो अभी ये देखो चिंटू खुश तो है, ठीक है। यहाँ से ये सेंसर है, मतलब सेंसर है, और यहाँ से सिग्नल निकल रहा है, लेकिन इस सिग्नल की शक्ति कम है। देखिए सिग्नल कितना वीक है। और ये इनपुट, जब इसके इनपुट को हम एमसीयू यानी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को दिया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट के बारे में मैं बताता हूँ। जब इसको दिया जाएगा तो ये बेचारा सिग्नल को उतना अच्छा खासा एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा, यानी सिग्नल सिग्नल इज टू वीक, बहुत मतलब कमजोर होगा, मजा नहीं आएगा। तो ये तो कोई चिंटू उदास है। लेकिन फिर से देखो, ये सेंसर है, ये सिग्नल था। अगर मैंने ओपेम लगा दिया, ये ओपेम है, ये देखो कितना खुश है। तो ये हमारे पुन्नी साहब हैं, तो पुन्नी जी बहुत खुश हैं, ओपियम। तो इन्होंने क्या किया, इस छोटे से सिग्नल को, मतलब ये शॉर्ट सिग्नल था, इस ये वीक सिग्नल था, इसको इन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है, और बाद में इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल को इनपुट के रूप में जब एमसीयू को दिया गया, तो एमसीयू ने अच्छा खासा गाना बजाया, कोयल लोका 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 लोका। तो ये देखिए एमसीयू, यानी कि यहाँ पर सिग्नल की शक्ति बढ़ गई। तो इस प्रकार से आप छोटे मोटे सिग्नल के एम्पलीफिकेशन में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं एमसीयू के बारे में कहानी सुनाऊंगा, लेकिन तब तक मैं ये काट दूं कि आपको ये मैंने समझा दिया। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट अब जो है, ये जो है बिहेव लाइक अ मेगाफोन, मतलब जो ओपेम है आपका, ओ पी ए एम पी, ये बिहेव करता है लाइक अ मेगाफोन। मेगाफोन जानते हैं आप लोग, जो इस समय कोरोना काल चल रहा है तो पुलिस लोग बोलते हैं कि तुम लोग को होने नहीं देंगे कोरोना, तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना। तो आज यही डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए मेगाफोन में क्या होता है, मेगाफोन के बारे में अगर बताऊं तो देखिए, ये बिहेव किस प्रकार करता है मेगाफोन की तरह, इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, देखिए मेगाफोन मतलब इनपुट सिग्नल, जहाँ जो इनपुट सिग्नल होता है एक पर्सन के वॉइस से आप कंपेयर कर सकते हो, इनपुट सिग्नल को पर्सन के वॉइस से कंपेयर कर सकते हो। और मेगाफोन को आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर मान सकते हो, ओपेम मान सकते हो, ओ पी ए एम पी, अरे लिख लो, ठीक है, ओपेम, ठीक है। तो ओपेम मान सकते हो। ठीक है, तो यानी कि इनपुट सिग्नल आपका आवाज और मेगाफोन यानी ओपेम। तो ओपेम पे आपका अगर आवाज है तो देखते हैं किस प्रकार से हमारा आवाज तेज हो जाता है। तो एक मेगाफोन की तरह भी बिहेव कर सकता है ये। तो अब स्टूडेंट अब देखते हैं कि भाई एमसीयू क्या है। मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आपको बताऊंगा, एमसीयू माइक्रो कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। एक कंपैक्ट कंप्यूटर, मतलब एक छोटा कंप्यूटर है, कंप्यूटर फॉर कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फॉर कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, यानी क्या मान सकते हैं, एज द ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एज द ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, एमसीयू जो है ऑपरेट करता है अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल, मतलब जैसा उसको इनपुट सिग्नल मिलेगा उसी हिसाब से वो ऑपरेट करेगा, उसी हिसाब से आपके आवाज़ में वेरिएशन लाएगा। मतलब जैसे मैं नहीं कहता कि ओपेम ने ही सिग्नल की शक्ति को बढ़ाया, बाद में जब आप एमसीयू को दोगे तो एमसीयू जो है इस सिग्नल की शक्ति को और बढ़ा देगा, मतलब और एम्पलीफिकेशन करता है। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है ये ऑपरेट करता है। तो ये हो गई एमसीयू की कहानी। स्टूडेंट अब देखते हैं कि जो आपका आउटपुट सिग्नल है, जो कि एम्पलीफाई करता है, तो किस बेस पे एम्पलीफाई करता है। जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो गेन इनटू डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज, यानी V1 माइनस V2। अब जो गेन होता है इसमें ओवरऑल, वो लगभग बहुत ही हाई गेन होता है, 10⁵ टू 10⁶ रेंज होता है ओवरऑल गेन का। अब गेन तो जानते हैं, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज। अरे भाई इसको ऐसे ही बोल सकते हो, वी आउटपुट इज इक्वल टू होता है ए इंटू वी डी।
भाई डिफरेंस, और डिफरेंस ही तो इनपुट वोल्टेज है। तो अगर मुझे गेन की बात में करूँ तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आउटपुट अपॉन वी। तो इस डिफरेंस मतलब इनपुट सिग्नल तो इनपुट भी बोल सकते हैं। तो आपने तो डिफिनेशन पढ़ रखा है कि जो गेन होता है वो रेशियो होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। तो ये थोड़ी सी कहानी है। तो मतलब इसमें गेन जो है आपको ज़्यादा मिलता है, गेन जो है इसमें ज़्यादा होता है, और आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, चूंकि एम्पलीफिकेशन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। अब अगर आप 10 माइक्रो वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, वी की वैल्यू अगर 10 माइक्रो वोल्ट आप ले रहे हो, और इसमें यहाँ कैलकुलेट करते हो, यानी कि डिफरेंस, बी डी मतलब डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, तो आपको जो है यहाँ पर रखोगे 10 माइक्रो वोल्ट इंटू इसकी वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू 10 to the power 5 to 10 to the power 6 कोई भी रख लो। तो आपको अगर 10 to the power 5 आप 5 रखोगे तो उस केस में आपको जो आउटपुट निकल के आएगा वो 1 वोल्ट निकल के आएगा। अब आप बताइए मुझे कि 10 माइक्रो वोल्ट 1 वोल्ट में क्या हो गया, एम्पलीफिकेशन हो गया 1 वोल्ट में। तो इसको ओपन को शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से एम्पलीफाई कर सकते हो। मैं बहुत सारी कहानी बताने वाला हूँ, तो चिंता मत करिए, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, इनेबल इलिमिनेशन ऑफ नॉइज फ्रॉम एन इनपुट सिग्नल। मतलब आपको करना है इनपुट सिग्नल से इलिमिनेट करना है नॉइज को, जितने भी नॉइज है उनको, मतलब अलग अलग जो सिग्नल आप नहीं चाहते, अनवांटेड जो सिग्नल है जो आप नहीं चाह रहे हो, वो जो इनपुट सिग्नल के साथ अटैच है उनको आपको हटाना है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, यानी फिल्टर के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ी सी बातें दिखाता हूँ, यहाँ पर ज्योमेट्री मेरे पास है, ये देखिए, ये है, ढेर सारे लड़के हैं, किसी कुछ कुछ नाम है अलग अलग, मुझे उससे मतलब नहीं है, सब लोग अपने अपने साउंड सोर्स के साथ हैं, और मुझे पहचानना है चिंटू के सिग्नल को। चिंटू यहाँ पर है बीच थर्ड वाले। अब इनको पहचानना है, तो ये सेंसर में भाई ये सारे सिग्नल जा रहे हैं सेंसर में। अब आपको दिक्कत यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि सेंसर में जब सिग्नल जाएंगे तो सारे सिग्नल मिल जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, तो हम पहचान नहीं पाएंगे कौन चिंटू बोल रहे हैं, कौन पिंटू बोल रहे हैं, कौन भोलू बोल रहे हैं, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इस केस में देखो, मेरा एमसीयू जो है माइक्रो कंट्रोल यूनिट नाराज है, रो रहा है, उदास है। तो हमने कहा भाई जीना है तो हंस के जियो। तो मैंने कहा ठीक है आगे आओ। तो यहाँ पर जो है सेंसर था, और हमने क्या किया, ये देखिए ढेर सारे सिग्नल मिले जुले थे, और यहाँ पर चिंटू का एक सिग्नल है, उसको निकालना, मतलब मुझे पहचानना है, निकालना है। तो हमने ओपेम लगा दिया। जैसे ही ओपेम लगाया, ओपेम ने क्या कर दिया, इस सिग्नल को फिल्टर कर दिया, चिंटू के सिग्नल को बाहर निकाल दिया, और चिंटू के सिग्नल को जो बाहर निकाला उसने, तो हमने उसको इनपुट में, यानी इनपुट दे दिया इसमें एमसीयू में, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट में। और यहाँ फिर गाना बजा, आपको ये लुका 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 लुका। ठीक है, तो ये है दूसरा हेडिंग, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इलिमिनेट कर सकते हो नॉइज को इनपुट सिग्नल से। ठीक है, तो ये भी मैं काट दूँ। तो ये दो बातें तो कर सकता था, व्हाट कैन डू। अब आगे बढ़ता हूँ एप्लीकेशन पर, ओपेम का एप्लीकेशन, बहुत सारी कहानी बताऊंगा। इन्वर्टिंग ओपेम कैसे बनाया जाता है, नॉन इन्वर्टिंग ओपेम कैसे बनाया जाता है, चलिए वन बाय वन सीखते हैं। तो इसलिए पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल ओपेम। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल ओपेम, ठीक है, OPAMP, ओपेम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मैंने एक बार गलत लिख दिया था, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ओपेम, ठीक है। देखिए आइडियल ओपेम के लिए जो है कुछ प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी है देखिए, मुझे आप ध्यान समझिएगा। सबसे पहला है कि जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस मतलब होता है रेजिस्टेंस, भाई वैसे दिक्कत तो सिर्फ मत लीजिएगा। इनपुट जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस, वो इन्फिनिटिव होता है। दूसरा है जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है आइडियल ओपेम का, वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तीसरा है वोल्टेज गेन। वोल्टेज जो गेन होता है, मैंने दिखाया नहीं था, बहुत हाई देखने को मिल रहा था। तो इन्फिनिटिव मतलब अगर आइडियल है तो इन्फिनिटिव, नहीं तो 10 to the power 5 to 10 to the power 6 जो है प्रैक्टिकली देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है स्लीव रेट, डिफाइन कर देता हूँ अभी भी। स्लीव रेट इसका जो होता है इन्फिनिटिव, यानी स्लीव रेट क्या डिफाइन है, यस आर इक्वल टू फार्मूला होता है वी अपॉन टी, यानी कि वोल्टेज डिवाइड बाई टाइम, यानी कि किस प्रकार टाइम के सापेक्ष जो है वोल्टेज में वेरिएशन हो रहा है, ये टाइम है ये वोल्टेज है। तो चूंकि अगर आइडियल ओपेम है तो उसको समय लगता ही नहीं है, टी बराबर जीरो पर ही वोल्टेज क्या होता है, चेंज होने लगता है, वोल्टेज में वेरिएशन होता है टाइम जीरो पे ही। तो इसलिए जो अगर मैं यहाँ जीरो रख दूंगा तो क्या होगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा, यानी जो स्लीव रेट होता है आइडियल ओपेम का वो इन्फिनिटिव होता है, क्योंकि जीरो टाइम में ही उसमें कोई वोल्टेज में वेरिएशन आने लगता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है बैंडविथ। बैंडविथ की कहानी सुना देता हूँ आपको। बैंडविथ इसका जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। बैंडविथ का मतलब होता है कि भाई जितने भी सिग्नल अगर ओपेम को हम दें, जैसे मेरा ओपेम है, ध्यान समझिएगा, मैं बना देता हूँ फिर से आपको। ये हमारे ओपेम साहब हैं, इसमें ये V1 ये V2, और ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और इधर होता है आउटपुट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और इसको बोलाता है इन्वर्टिंग इनपुट, आई आई एन आई। ठीक है, अच्छा, जो आपको आउटपुट मिलता है वो मैंने बता नहीं था, V1 माइनस V2 इंटू मल्टीप्लाई बाई गेन इक्वल टू होता है आउटपुट। तो मैं आपको बता रहा था कि
अगर आप बैंडविड्थ, इसका इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि आप कोई भी रेंज का फ्रीक्वेंसी लेकर आइए, सारी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करके उसको एम्पलीफाई कर देगा। चाहे जैसी फ्रीक्वेंसी होगी, चाहे उस फ्रीक्वेंसी की एम्पलीट्यूड कम हो या ज़्यादा हो, हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है। ये फ्रीक्वेंसी हो, ये फ्रीक्वेंसी हो, हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी को करेगा, एक्सेप्ट करेगा और उसको एम्पलीफाई कर देता है। एक आइडियल ओपन की कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करके उसको एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है, अगला है CMRR। इसको बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। लिख लीजिए, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इन्फिनिटिव होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है, ये डिफाइन होता है AD/AC। यानी कि अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ये मतलब भाई गेन है तो डिफरेंशियल मोड गेन, यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंशियल मोड गेन और कॉमन मोड गेन का जो रेशियो होता है, कॉमन मोड गेन का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं CMRR। आप कहोगे सर डिफरेंशियल मोड गेन क्या है और कॉमन मोड गेन क्या है, बताइए। भाई डिफरेंशियल मोड गेन कब क्या है कि जब इनपुट सिग्नल यानी V1 और V2 जब दोनों क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट, यानी V1 पे मैं सप्लाई दे दूं 10 वोल्ट का और V2 पर -5 वोल्ट दे दूं, तो V1 माइनस V2 निकालूंगा तो कितना होगा, 15 वोल्ट। तो ओवरऑल गेन जो है आपको बढ़ जाएगा, इस केस में ओवरऑल गेन बढ़ जाएगा ना। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई दे रहे हो इनपुट सिग्नल में, तो ये हो जाता है डिफरेंशियल मोड गेन। और कॉमन मोड गेन क्या होता है, जब हम V1 और V2 पर सेम अप्लाई करें, यानी V1 बराबर V2, जब सेम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इनपुट सिग्नल पर, तो उसको बोलते हैं कॉमन मोड गेन। और उस केस में जो डिफरेंस निकल के आएगा V1 माइनस V2 इक्वल टू 0, यानी उस केस में जो आपको गेन मिलेगा और जो आउटपुट पर मिलेगा वो 0 मिलेगा। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ नॉइज होते हैं, कुछ ना कुछ अनवांटेड सिग्नल होते हैं जो एम्पलीफाई हो जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपको मिलेगा आउटपुट पे, ये नहीं कि 0 हो जाए। V1 माइनस V2 निकालोगे तो 0 हो गया, तो भाई अब गेन से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 0 आएगा, तो आउटपुट भी 0 होगा, ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देख लेते हैं कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टिंग जो इनपुट है उसको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको हम ग्राउंडिंग कर देंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट बन जाएगा। और अगर आपने नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया, मतलब इस V1 को ग्राउंड कर दिया, इस पॉजिटिव वाले को ग्राउंड कर दिया, तो उस केस में क्या बन जाएगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट बन जाएगा। अच्छा, अब इसका नाम नॉन इन्वर्टिंग क्यों पड़ता है, इन्वर्टिंग क्यों पड़ता है, देखिए पॉजिटिव वाले को बोलते हैं, जो V1 है जो पॉजिटिव में अगर देखते हैं उसको बोला जाता है नॉन इन्वर्टिंग, जबकि V2 जो कि नेगेटिव टर्मिनल है उसको बोला जाता है इन्वर्टिंग। इसमें कारण क्या है कि नॉन इन्वर्टिंग का मतलब होता है जिसमें फेज शिफ्ट ना आए, मतलब जो हमने इनपुट दिया सिग्नल वो हमको आउटपुट पे भी मिले, वही वो आउटपुट सिग्नल में कोई फेज शिफ्ट ना हो, भले वो एम्पलीफाई हो जाए, थोड़ा एम्पलीफाई हो जाए, थोड़ा बड़ा बना दीजिएगा, एम्पलीफाई हो जाए, लेकिन उसमें सिग्नल में कोई भी फेज चेंज ना हो। निगेटिव वाला टर्मिनल है जो कि इन्वर्टिंग है, उस केस में क्या होगा, अगर आपने सिग्नल दिया तो वो सिग्नल को एम्पलीफाई तो करेगा बट उसको 180 डिग्री फेज डिफरेंस शिफ्ट कर देगा, जिस कारण क्या होता है, इसको इन्वर्टिंग के नाम से जाना जाता है निगेटिव टर्मिनल को, और पॉजिटिव वाले को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट का सर्किट डायग्राम आप देख लीजिए, ये हमारा है ओपैम और ये है V1 जो कि निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये है पॉजिटिव। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पहचानिए कि बताइए ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट है या नॉन इन्वर्टिंग, तो मैंने कहा भी था कि अगर निगेटिव में सप्लाई आप देते हो और पॉजिटिव को कर देते हो क्या, ग्राउंडिंग, तो उस केस में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट तैयार हो जाता है। अगर जैसे इसी का उल्टा करेंगे, नेगेटिव पर अगर ग्राउंडिंग करेंगे और पॉजिटिव में सप्लाई देंगे तो वो नॉन इन्वर्टिंग बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर यहाँ सप्लाई दिया गया है निगेटिव टर्मिनल पर, तो यानी ये बना है इन्वर्टिंग। अब यहाँ पर क्या है, V1 सप्लाई दी गई है और यहाँ ग्राउंड है, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है यानी V2 कितना होगा, वो 0 होगा। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब V2 0 होगा तो यहाँ के क्रॉस यहाँ वोल्टेज 0, ये वोल्टेज 0 0 0 0, तो ये भी 0 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी जो वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस को मान लेते हैं, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं R1 और मैंने फीडबैक दिया है कितना, R2, ठीक है। फीडबैक मतलब होता है कि आउटपुट पोर्शन को कुछ इनपुट में देना ही फीडबैक कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालना चाह रहे हैं क्या, हम निकालना चाह रहे हैं कि भाई भी आउटपुट की वैल्यू कितनी आएगी, और भी आउटपुट की वैल्यू कितनी आएगी, और आखिर में इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं इसमें करंट आई अंदर जा रहा है, इंटर मार रहा है। अब तुमने मारी इंटर या तो दिल में बजे घंटियां, देखिए ये करंट आई अंदर गया, तो यहाँ पर चूंकि क्या है, ये एक
आइडियल, अगर हम आइडियल ओपेम माने तो हमको पता है कि जो इनपुट इम्पीडेंस होता है आइडियल ओपेम का वो इन्फिनिटी होता है। तो चिंटू इधर नहीं जाएगा, ये करंट इधर नहीं जाएगा, ये इधर भागेगा कि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए ये इसको अलाउ नहीं करेगा, ये भागेगा इधर। चल भाई चल 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 चल, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो करंट है, करंट आई, क्या वो इधर जाएगा या इधर जाएगा? तो भाई साहब जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो जीरो होता है, तो करंट इधर जाएगा यानी इधर निकलेगा, ये पास आउट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ का वोल्टेज अगर वी आउटपुट है तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस वी आउटपुट ही होगा भाई। और एक बात ध्यान रखिएगा, या वी टू अगर जीरो है तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अब अगर हम यहाँ पर केवीएल लगाएं तो देखो क्या होता है, वी अपॉन, हम लोग जानते हैं वी अपॉन आर इक्वल टू आई होता है ओम्स का लॉ। तो यहाँ का पोटेंशियल वी वन और माइनस यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो वी वन माइनस जीरो अपान रजिस्टेंस कितना है आर वन। और इनकमिंग करंट, ये इनकमिंग करंट है तो ये आउट गोइंग करंट है, इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है आउट गोइंग करंट। तो भाई साहब कितना हो जाएगा, जीरो माइनस 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 कितना, वी नॉट, ठीक है, अपॉन रजिस्टर कितना आर टू। तो यहाँ से आ जाएगा वी वन अपान आर वन इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान आर टू। तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस, भाई इसको सॉल्व कर लो ना, वी नॉट इक्वल टू आएगा माइनस आर टू अपॉन आर वन इंटू वी वन। आप मेरी बात ध्यान से समझें, ये हो गया जो कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट का आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आर वन बराबर आर टू बराबर आर कंसिडर करें तो उस केस में हुर्रा वी नॉट मतलब जो आउटपुट आएगा वो आएगा माइनस वी वन। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि जो इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज के बराबर है, बशर्ते क्या हो रहा है कि उस केस में फेज शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ये निगेटिव टर्मिनल दिखा रहा है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और फेज शिफ्ट देखने का मतलब है कि आपने ये इनपुट दिया ट्र, तो ये आपको आउटपुट मिलेगा पुई पुई, इसमें लगता है मिलेगा, ठीक है। तो ये इनपुट और आउटपुट कहानी है। तो स्टूडेंट अब पढ़ते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा था इसलिए मुझे डायग्राम पहले बनाना पड़ता है। ये देखिए, ये आपका ओपेम है प्यारा सा, ये R1 है, ये R2 फीडबैक वाला रेजिस्टेंस है, ये इनपुट है। अब भाई मुझे हम पढ़ रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग, तो नॉन इन्वर्टिंग के केस में मैंने आपको बताया था कि निगेटिव टर्मिनल पर जो पावर सप्लाई है उसको जीरो कर देंगे, यानी उसको ग्राउंडिंग कर देंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर देंगे, पावर दे देंगे, सप्लाई दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जितना हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जितना यहाँ का होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, मतलब यहाँ तक पहुँच जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही कॉपी कर दीजिए यहाँ भी इनपुट। जैसे यहाँ पर अभी मैं दिखा दूँ आपको, जैसे यहाँ पर क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जीरो था तो वही यहाँ पहुँच गया, ठीक है। वी टू इक्वल टू जीरो या वी इक्वल टू जीरो से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गेन निकालना चाह रहा हूँ और आउटपुट भी, मैं आउटपुट वोल्टेज भी निकालना चाह रहा हूँ कि क्या मिलने वाला है। तो चलिए पूरी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एक मान लेते हैं कि यहाँ से करंट निकला, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो और यहाँ का पोटेंशियल भी इनपुट, और मान लेते हैं करंट ऐसे गया। अब चूंकि इधर तो जाएगा नहीं कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो है बहुत इन्फिनिटी होता है, तो इधर थोड़ी ना रास्ता जाएगा भैया, एक तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो उधर नहीं भागेगा, यानी कि भाग के इधर चलेगा, ट्र ट्यूं ट्र क्वीं, इधर आएगा। अब इस इधर जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, तो इस केस में किधर इधर भाग जाएगा। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर अगर ओम्स का लॉ लगाएं, इस्तेमाल करें, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो जीरो माइनस वी इनपुट डिवाइड बाई आर वन इज इक्वल टू वी इनपुट। अब इस सर्किट पर भाई इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है आउट गोइंग करंट, ये जंक्शन है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो वी इनपुट माइनस वी जीरो, अरे वी नॉट मतलब वी आउटपुट अपॉन रेजिस्टेंस आर टू। सॉल्व कर लो भाई भाई जल्दी जल्दी, माइनस वी इनपुट अपॉन आर वन इक्वल टू वी इनपुट माइनस वी नॉट अपॉन आर टू। थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो भाई, वी इनपुट इंटू आर टू इक्वल टू वी इनपुट इंटू आर वन माइनस भी आउटपुट इंटू आर वन। तो इसको इधर भेजेंगे, ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इस वाले पार्ट को खींच लाइए इधर। तो यहाँ से आएगा वी आउटपुट इंटू आर वन, वी आउटपुट इंटू आर वन इज इक्वल टू वी इनपुट इंटू आर वन प्लस वी इनपुट इंटू आर टू। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो वी आउटपुट इंटू आर वन इक्वल टू हो जाएगा, वी इनपुट कॉमन है तो आर वन प्लस आर टू, मतलब कंक्लूजन निकल के आए, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कंक्लूजन निकल के आएगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इज इक्वल टू आएगा आर वन प्लस आर टू, और इसको ढकेल दो, भाग इधर चल आर वन, तो यानी वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इज इक्वल टू आएगा, इसको अलग अलग कर ले, आर वन अपॉन प्लस आर टू अपॉन आर वन, तो वन प्लस आर टू अपॉन आर वन, ठीक है। तो अगर आपको आउटपुट निकालना है तो यहाँ से वन प्लस आर टू अपॉन आर वन और इंटू भी इनपुट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज मिल गया, और ये है आपका गेन, तो आपको गेन भी मिल गया, तो आप गेन भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट। अब
आगे की जो वीडियो रहेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा एडर कैसे किया जाता है इसका इस्तेमाल करके, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्टर के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंशिएटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीग्रेटर के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ढेर सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तो हमने आपको भी बताया कि भाई इसका एम्पलीफिकेशन में किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, फिल्ट्रेशन में किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट क्या है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट क्या होता है। तो बहुत सारी कहानियां मैंने आपको बताया, और ये आउटपुट के कुछ रिजल्ट थे जो कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट आपको देखने को मिला। अच्छा यहाँ पर देखो आपको निगेटिव नहीं दिखने मिल रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है आउटपुट का उसमें निगेटिव नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस केस में जाहिर सी बात है कि जो फेज शिफ्ट नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग के नाम से जाना जाता है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।